So this is a little mathematical portion here. सबसे पहले तो if you have a sample of nuclei that are radioactive, you have let's say n nuclei here. तो इन सारे न्यूक्लियाई में से कोई भी डिके कभी भी हो सकता है. सबसे पहली बात तो ये है. The process of radioactive decay, as far as we know, is completely random. You don't know which one will. Yes. So unpredictable and random. On top of that, it is also spontaneous. Spontaneous meaning it is a natural process. We do not interfere in it. हम ऐसा नहीं कर सकते कि डिके करा दो किसी को या फिर उसके रेट को भी बदल दो. ऐसा कुछ भी किया जा सकता. टोटली स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस जो खुद से होता है. अब इसमें जो सबसे मेन बात आती है जिसको हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बोलते हैं, Yes, sir. वो होता है रेट ऑफ डिके. रेट ऑफ डिके को मैं कैसे शो करूंगा? भाई मान लो मेरे पास n न्यूक्लियाई है. चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है, मैं n को चेंज कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूँ चलो यार ये डेल्टा n हो गया. और टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू हैपन. मान लो मेरे पास 1 करोड़ न्यूक्लियाई थे और वो अभी 99 लाख हो गए हैं, तो 1 लाख मेरा डेल्टा n हो गया. और उसको मैं कितने टाइम में कर रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है. भाई ऐसा 1 सेकंड में ही हुआ है या 1 साल में हुआ है, तो ये बातें मैटर करती हैं. तो जो ये रेट ऑफ डिके है इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि कितने न्यूक्लियाई डिके हुए, हाउ मेनी न्यूक्लियाई वर डिकेड, डेल्टा n, and how much time it took for the same. That'll give you the rate. No big deal. Yes. And the law of radioactive decay says that this rate कि ये कितने जल्दी हो रहे हैं decay, that is directly proportional to the number of nuclei in the sample itself. इसको समझने के लिए बहुत आसान है. अगर आपके पास 100 ही न्यूक्लियाई हैं, तो आपके मान लो 1 घंटे में 10 न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं और दूसरे बंदे के पास 10,000 न्यूक्लियाई है दूसरे सैंपल में. उसमें से फिर 100 गुना ज्यादा डिके होने वाले हैं. पहले 10 हुए थे, अब 1000 डिके होंगे. 10% परसेंटेज सेम रहेगा फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर टाइम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ने से रेट भी तो बढ़ ही जाएगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ देम एंड ऑल ऑफ देम कैन डिके विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी. So if I'm getting 10% nuclei decayed in, let's say, a unit of time 1 hour, then more nuclei means overall the number will be larger per hour or per second or per year, जो भी आप टाइम की यूनिट लोगे. इसलिए जो आपका n है वो मैटर करता है. You can think of a country which has a population of 1 crore, another country which has a population of 100 crore. Most likely the population with 100 crore has a more annual death rate in terms of how many people die every year. So that same thing you can apply to this sample. Larger the sample, more is the rate. So that's directly proportional essentially. इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली होता है डेल्टा n बाय डेल्टा t. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है. अगर मैं इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो आई विल हैव टू पुट अ कांस्टेंट. इन दिस केस वी विल पुट द डिके कांस्टेंट लैम्डा. डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट कि आप कौन से एलिमेंट को डिके करा. तो कुल मिला के बहुत लंबी चौड़ी नहीं है बात. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा. ज्यादा है तो ज्यादा रेट है, और लैम्डा पे भी डिपेंड करेगा. अगर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, मान लो यूरेनियम है. डीके कांस्टेंट का कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर कोई? यू मीन वैल्यू? हाँ यार वैल्यू तो मेरे को कोई भी याद नहीं है,
लेकिन एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे मान लो किसी चीज का 1 ईयर या 10 बहुत बहुत वेरी करता है। Okay. मतलब कोई 1 सेकेंड का हाफ लाइफ रखता है, कोई 10 साल, कोई 100 साल, कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स। इट्स वेरी वेरिएबल वैल्यू, बट एनीवे आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर एनीथिंग really, so it's not necessary to remember it. We'll get to it if we come across in the chapter some value of lambda. कैलकुलेट भी कर सकते हैं हाफ लाइफ के फॉर्मूले से, वो हम उस पर आ रहे हैं अभी, फिर वहां पे आइडिया हो जाएगा अपने पास। तो एक और चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक्चुअली हम यहाँ पे एक माइनस साइन और ले लेते हैं। मतलब यहाँ तक समझना सही है, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड लैम्डा। अभी एन मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लिया और लैम्डा मतलब कौन सा एलिमेंट है। लैम्डा ज्यादा मतलब ज्यादा रेट होगा, ज्यादा डिके होंगे, क्योंकि वो एलिमेंट ही रेडियो एक्टिव है। और अगर एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, आपने आयरन ले लिया, आयरन तो टूटना चाहता ही नहीं है, तो उसका लैम्डा बहुत 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 छोटा होएगा। तो अगर आप 100 न्यूक्लियस यूरेनियम के और 100 न्यूक्लियस आयरन के लोगे तो ऑफ कोर्स फिर आयरन का रेट कम होना चाहिए, इसलिए लैम्डा भी इंपॉर्टेंट है। जो माइनस साइन शो करता है उसको भी समझ लो। डेल्टा एन एक नेगेटिव नंबर है अगर आप लिटरली मैथमेटिकली सोचोगे तो, क्योंकि आप 100 से 90 पे जा रहे हो, आपका न्यूक्लियस तो कम ही हो रहे हैं, बढ़ तो रहे नहीं है। जो आपके पेरेंट न्यूक्लियस जो डिके हो रहा है उसकी वैल्यू 100 से 90 जाएगी, 90 से 80 काउंट जो है। तो डेल्टा एन जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, डेल्टा एन इज नेगेटिव। और मैंने इस इक्वेशन में क्या लिखा है, इस इक्वेशन में मैंने लिखा डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज लैम्डा एन, लैम्डा पॉजिटिव, एन पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव। तो राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए हम कॉम्पेंसेट करने के लिए, मैथमेटिकली इसको सही लिखने के लिए इस इक्वेशन में एक नेगेटिव साइन डालते हैं। सो दैट्स द होल थिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। कमाल की बात यह है कि इन्होंने फॉर्मूले नहीं दिए हैं और सिर्फ ग्राफ दिया है। चलो अच्छी बात है, हमारे लिए काम कम हो गया, आपके लिए मतलब। तो बिना फॉर्मूले के ही पढ़ लेते हैं। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा बट नॉट फॉर एग्जाम पर्पस, मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। तो ये जो है ना, ये डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये एक्स्ट्रा है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। और इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, dt को उधर ले जाओगे, n को लेफ्ट में लेके जाओगे, तो उससे जो फॉर्मूला आएगा उसको सॉल्व करके, सिंपल इंटीग्रेशन है, n इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी। ये सब एक्स्ट्रा है तो इसको मैं हेड मार्क नहीं करता, लेकिन हमें इस फॉर्मूले से ये तो पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा है। इधर n नॉट क्या है, n नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, n ऑन द y एक्सिस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, t ऑन द x एक्सिस। शुरुआत होगी किसी एक नंबर से जो कि इस केस में n नॉट है। अगर आप इस फॉर्मूले को नोटिस करो तो यहाँ पे t जीरो डालने से एक्सपोनेंट की पावर जीरो आ गई, किसी भी चीज की पावर जीरो मतलब 1, तो n हो गया n नॉट। और हमें वैसे भी पता है कि शुरू में न्यूक्लियाई जो है n नॉट है, एंड देन विद टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, you will have a reduction in the number of nuclei. This is an exponential decay right in front of you. इस टाइप का ग्राफ आता है जब भी आप e टू द पावर माइनस x का ग्राफ बनाओगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे जाके आपका वैल्यू जीरो हो रहा है। तो बेसिकली theoretically it never decays to zero nuclei. Yes, In sir. reality you will reach very close to zero in a certain amount of time. इसके अलावा n नॉट अगर इनिशियल न्यूक्लियाई थे, तो अगर मेरे को अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ करने, तो फिर मैं कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देखूंगा कि यार ये कितने टाइम में हाफ हुआ। इसको मैं बोलूंगा हाफ लाइफ, टी हाफ। फिर हाफ को भी हाफ करना है, कोई बात नहीं, ये मेरा टाइम आया 2t हाफ। उसका भी हाफ करना है, तो ये मेरा टाइम आया 3t हाफ।
तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो आधे हो गए पहले से, पहले मतलब ओरिजिनल नहीं, पिछली बार से। तो पहले अगर मान लो n0 फिर n0 by 2 फिर n0 by 4 फिर n0 by 8, ऐसे मतलब न्यूक्लियाई का नंबर हाफ होता जाता है हाफ लाइफ के बाद। तो जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। टाइम इंटरवल इन which number of nuclei reduces to half its initial value, जैसे कि मैंने कहा। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ n0 by 2 n0 by 4 n0 by 8 etc। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, इन्होंने दिया नहीं है तो आई एम नॉट गोना रेड मार्क इट, बट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, टी हाफ इज related directly to the decay constant natural logarithm 2 by lambda, ln2 by lambda। ln2 की वैल्यू होती है, वो एक कांस्टेंट है ln2 की वैल्यू होती है 0.693 by lambda। ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। तो अगर आप किसी चीज की हाफ लाइफ पता है तो आप उससे उसका डिके कांस्टेंट निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ तक तो हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर ली। एक और चीज कंसिडर करते हैं जल्दी से। ये ग्राफ मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का आ गया, ये फॉर्मूला मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का आ गया। अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं, एक्टिविटी मतलब वही रेट ऑफ डिके जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी और रेट ऑफ डिके इज आल्सो नोन एज एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। तो एक्टिविटी और रेट ऑफ डिके अगर मैं इसको डेल्टा एन बाय डेल्टा टी को बोलता हूँ, ए इक्वल्स, माइनस लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, हमको वैल्यू लगानी है, ठीक है, ऐसे मैंने डाल दिया। मॉड ले लो, कोई भी चलेगा, तो आप मॉड ले लो या माइनस लगा लो। एक्टिविटी इज दिस थिंग। और एक्टिविटी का जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वो है ए नॉट e to the power minus lambda t, which is very much similar to n equal to n naught e to the power minus lambda t। तो इनका ग्राफ भी सेम ही आता है बेसिकली। a naught is the initial activity, initial rate of decay, just like we had n naught as initial number of nuclei। तो इनका जो ग्राफ है वो आइडेंटिकल आएगा, फर्क सिर्फ इतना यहाँ पे a है और n naught की जगह a naught है। rest the shape of the graph will be absolutely same because एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये a नॉट है। अब इसमें भी वो मैं फंडा लगा सकता हूँ, जैसे हाफ लाइफ वाला, ये मेरा a नॉट बाई 2 हो गया, फिर मेरा क्या हो जाएगा a नॉट बाई 4, फिर a नॉट बाई 8। ऐसे हाफ लाइफ बढ़ती जाएगी, मतलब टाइम बढ़ता जाएगा हाफ हाफ लाइफ से, और आपका वैल्यू कम होता जाएगा, आधा आधा आधा। ये एक्टिविटी के लिए भी सच है। तो इनफैक्ट हाफ लाइफ इज द टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और एक्टिविटी भी बोल सकते हो, वो भी गलत नहीं होएगा अगर मान लो एग्जाम में ऐसा कुछ आता है कि एक्टिविटी हाफ होने वाले टाइम को क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ही एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, प्रोपोर्शनल है। इधर ये एक्टिविटी है a इक्वल टू लैम्डा n, तो अगर n का कुछ हाफ हाफ हो रहे हैं तो फिर एक्टिविटी भी हाफ हो जाएगी। So this is true for both activity and number of nuclei, this statement। ये मोर और लेस हमने इसको कवर कर लिया। जो भी रेड में फॉर्मूले नहीं है उनको समझ लो कि ये किताब में नहीं लिखे थे, फिर भी मैंने लिख दिए हैं, जस्ट इन केस यू माइट वांट टू सी हाउ इट वर्क्स। तो इस पे 2-3 एग्जांपल हैं, करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल्स में भी आपको जरूरत तो है ही प्रैक्टिस की। तो I'm just gonna write it down for you।
वन बाय वन करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। नंबर 1 7.3 है बुक में। An isotope has a half life of 20 minutes. तो हाफ लाइफ बता दी। हाँ जी सर। 20 मिनट है। और इनिशियली there are 1024 ग्राम यानी 1 गीगाबाइट 1 गीगाग्राम वो of this। ये होता है। हाँ सॉरी। वही हो गया ये। हाँ। ये वही हो गया 1000 2 to the power 10 हो गया ये कुल मिला के। 1024 ग्राम of this sample of this isotope। Determine the time after which 128 ग्राम are left। ये बहुत बड़ा हिंट है ये जो नंबर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। Determine the time after which 128 ग्राम are left। तो हाफ लाइफ का फंडा लगाएंगे इसमें। हाफ लाइफ बता दी। हाफ लाइफ के बाद वो आधे हो जाएंगे, फिर हाफ लाइफ दोबारा लगाओ फिर आधे हो जाएंगे। वैसे सोच के सोचो उस तरह से। 20 मिनट्स का हाफ लाइफ तो 10 मिनट्स होगा, ऐसा है ना? ऐसा नहीं है? कैसा है? 20 मिनट में आधे होते जाएंगे हर 20 मिनट में। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। 1024 शुरू में थे, आपका टाइम हो गया 0 और यहाँ पे टाइम हो गया 20 मिनट्स। 20 मिनट जब टाइम हुआ तो 512 ही रह गए ग्राम। उसके बाद क्या होएगा आइडिया लगाओ। 512 का आधा सर 256। तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया है? तो वहाँ 10 मिनट सर। नहीं देखो ये टाइम नहीं बदलता, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है। अजीब ओके। चीज है। हाफ लाइफ ही होएगा टाइम। पहले भी हाफ होने में हाफ टाइम लगा, फिर हाफ होने में फिर हाफ टाइम लगना। 128 सर। हाँ 128 बन जाएगा। कितना? 1 घंटे में 60 मिनट्स। चलो मतलब आप समझ। तो ये उल्टा क्वेश्चन है, इसमें हाफ लाइफ निकालनी है। मैं टोटल टाइम दे दिया, हाफ लाइफ निकाल। इसको भी वैसे ही करेंगे, एक बार देख लो कैसे होएगा। इनिशियली 80 डिकेज पर मिनट है। It becomes 5 decays per minute after 4 hours. बिल्कुल सही तो किया। सर पहले हम रिवर्स से करना पड़ेगा ऐसा, इन अ वे। ऐसा मैं अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग लें तो हाँ हमें ये रिवर्स। उल्टा है हाँ। पिछले बार का। तो आप क्या कहते हैं, मतलब राइट हैंड साइड में आप लिखिए कि क्या कहते हैं 5 डिके टाइम मतलब टी 4 आवर्स। ठीक है। और लेफ्ट हैंड वही, साइड में पर हम अभी दिक्कत ये है कि हमें टाइम को आधा करना पड़ेगा सर शायद से। कोई नहीं, अभी देखते हैं। जीरो टाइम टाइम पे 80 है नहीं नहीं नहीं, और एक मिनट। 4 घंटे में 5 है। 1 मिनट दीजिए सर। कितना 75 से कम हो रहा है सर फर्स्ट।
4 कम हो रहा है, घंटे। बट वैसे नहीं करना है ना, कम कितना हो रहा है उससे फायदा नहीं है। 2 से डिवाइड कर करके देख लो। 80 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना हो जाएगा उसमें? 40। चलो, दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। 80 goes to 40 in how much time? इन 2 आवर्स, नहीं एक मिनट, इन 1 आवर सर। नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, हाफ लाइफ हमें निकालनी है। अगर 1 आवर है तो आपका आंसर भी 1 आवर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? समझा सर। तो कोई नहीं, इसको आप टी हाफ बोलो ना। नहीं सर, 80 डिवाइड बाय 4 करना है सर। 4 करोगे तो फिर वो 20 आ गया, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? टी 1/4 सर। नहीं, उसका नाम टी हाफ ही है, देखो समझो इस चीज को। अरे यार, कोई नहीं, ये चीज नहीं है, तो शुरू में आपको सारी चीज क्लियर नहीं होगी क्वेश्चन करे बिना। ये 2 टी हाफ में हो गया। यहाँ पे लिखा सर नहीं, नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे ए जाइए। नॉट हो रहा है, ए नॉट बाई 2 हो रहा है, ए नॉट बाई 4 है, ए नॉट बाई 2 टी हाफ में हो रहा है, ए नॉट बाई 4 2 टी हाफ में हो रहा है। फिर उसके बाद फिर से कर लो, इसका आधा कितना होएगा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 80 डिवाइड बाय 5, नहीं नहीं, तो मुझे लग रहा है कि हमें 80 डिवाइड बाय 5 करना है शायद। 80/5 करके भी एक चीज पता चलेगी, बट फायदा ही नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर वे में अगर याद रखोगे नहीं, तो अगर होता है। फिर हम या फिर हम 5/80, अगर आप 80/5 करोगे तो 16 आ जाएगा, जो कि 2 to the power 4 होता है। तो इतना आइडिया नहीं। बुरा नहीं उस तरह से करने में भी। चलो आप ही बता दीजिए सर, मैं लगा रहा हूँ कोई दिमाग। नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं है। आपको ये नहीं मालूम पड़ा डायरेक्शन क्या लेनी है, कोई नहीं, देखो 80 से 40 गए, 40 से 20 गए, हाँ, 20 से 10 गए, और भाई 10 से 5 आ ही रहे थे। हाँ, आप कंफ्यूज हो गए बीच में ही। ये 3 टी हाफ में हो जाएगा, ये 4 40 टी आवर। हाफ में हो जाएगा। तो 4 टी हाफ कितना टाइम है? टोटल टाइम 4 आवर्स है ब्रो। और यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना, कि ये टी हाफ टाइम यहाँ पे है 2 टी हाफ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको टी हाफ से वहां तक जाने में 2 टी हाफ टाइम लग गया। नहीं, ये टोटल टाइम यहाँ पे t = 4 टी हाफ हो चुका है, जो जी कि सर। 4 आवर्स है। यहाँ पे t = 3 टी हाफ हो चुका है, यहाँ पे t = 2, मतलब प्रोग्रेशन लीनियर है टाइम का। हाँ नंबर का जो है वो ज्योमेट्रिक, मतलब दो दो से डिवाइड हो जा रहा है, और टाइम लेकिन लीनियरली चल रहा है पहले। अब ये 4 टी हाफ 4 घंटे में हुआ है, तो फिर सिंपल सी बात है कि 4 टी हाफ अगर 4 आवर्स है, तो फिर टी हाफ इधर भी 1 आवर ही आ रहा है। हाँ सर, समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आई थिंक अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देख लेंगे, एक्सरसाइज दे दूंगा मैं आपको, ट्राई कर लेना आप फिर उसको। चलो एक और करते हैं, आई थिंक ये वाला अच्छे से हो जाएगा। लेट्स सी। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल इज 15 डिकेज पर मिनट। द हाफ लाइफ इज 30 minutes।
Predict the time when the activity was 60 decays per minute. तो भी एक्टिविटी 15 है, ये पूछ रहा है 60 कब थी। हाँ सर। सर पहले हम 15 लिख देते हैं, नीचे टी हम लिख देते हैं हाफ, 1/2 हाफ लाइफ, है ना, ऐसा। ठीक है, टी हाफ को आप मिनट्स में कर लो, तो 30 मिनट्स बोल देते हैं। प्रेडिक्ट तो अभी हम 15 एक मिनट, अगर हम 15 एक मिनट मैं अगर हम 15 ये जो डीकेस पर मिनट है इसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डीकेस पर मिनट आ जाएगा। हाँ सही है, 4 फैक्टर चेंज है डेफिनेटली। So half life is 30 minutes. So उसका predicted time in the activity of system. So हम 30 into 4 नहीं कर सकते सर फिर ऐसे? आपका मतलब 15 into 4 है। हाँ सर। शुरू में एक्टिविटी 15 है, हाँ जी सर। अभी जो 15 है, 15 into 4 करेंगे तो 60 आएगा। जी सर आएगा। लेकिन एक्टिविटी बढ़ती तो है नहीं, घटती है ना। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है? टाइम घटेगा सर? क्या चीज? टाइम घटेगा। हाँ मतलब पहले पहले 60 थी, अब 15 हो गई है, तो ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई टाइम नेगेटिव में आएगा। तो 60/4 आप करोगे तो 15 आ गया, यानी अगर शुरू में 60 थी तो 4 से डिवाइड किया, यानी कितनी हाफ लाइफ हुई 4 से डिवाइड किया तो? 4 हाफ लाइफ सर। भाई एक हाफ लाइफ में हाफ होता है, हाँ। तो फिर 4 हाफ लाइफ में तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 16 हो जाएगा उससे तो। या सही बात है आपका, 2 हो जाए। हाँ तो 2 हाफ लाइफ हुई ना, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2, तो 2t हाफ में ये डिके इतना होके कम हो जाएगा, मतलब आपका जो एक्टिविटी है, यानी 1 आवर। ये मजे ले रहे हैं, ये फिर से 1 आवर आंसर आ गया। ठीक है, नहीं तीनों समझ, क्वेश्चन का ये आंसर 1 आवर 1 सच आवर है है। नहीं समझ आया सर। नहीं समझ मतलब आया? नहीं मतलब 2T ऐसा मुझे मालूम है कि 1 आवर होगा, वो सब टेक्निकली तो मालूम ठीक है। है, क्यों है ये नहीं समझ आया ना। हाँ हाँ। इसमें 2 हाफ लाइफ मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मेरे 15 हैं और एक टी हाफ पहले वो 30 थे, और उससे एक टी हाफ पहले वो 60। 60 थे। हाँ तो कितने टी हाफ हुए? हाँ तो मतलब अब यहाँ पे टी हाफ यहाँ पे है और टी हाफ यहाँ पे है, तो कितने टी हाफ हो गए? 2 टी हाफ हो गए। तो ये 30 मिनट का टाइम इंटरवल ले लिया इन्होंने, और ये इंटरवल लिख रहा हूँ मैं, टाइम नहीं लिख रहा, कंफ्यूज नहीं होना। ये 30 मिनट इधर ले लिए, तो टोटल 1 घंटा ले लिया ना इसने। हाँ सर। तो ये पूरे 1 घंटे बाद जो है इतनी इसकी एक्टिविटी 1/4 हो गई। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ टी हाफ, 2 टी हाफ, ये 2 टी हाफ इंटरवल नहीं है, ये उस टाइम टाइम है। इंटरवल भी लिख सकता हूँ, ये टी हाफ है, इतना टाइम जो उसने लिया, फिर यहाँ पे जो टाइम लिया वो टी हाफ लिया, तो 2 टी हाफ टाइम हो गया। यहाँ पे जो टाइम लिया वो भी टी हाफ लिया, तो 3 टी हाफ टाइम हो गया। और यहाँ पे भी उसने टी हाफ, आई थिंक ये ज्यादा आसान है समझ में, है ना।
4 बार टी हाफ ले लिए, 4 घंटे ले लिए पिछले क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे इसने 2 बार टी हाफ लिए, तो 2 इंटू 30 यानी कि 1 घंटा उसने टोटल लिया। आया समझ? हाँ सर। चलो सही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस का डिस्कशन कर रहे हैं, ये ज्यादा थ्योरेटिकल है। बेसिकली हमको 4 फंडामेंटल फोर्स जो हैं मेनली पता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेस तो ग्रेविटी भी होगा सर, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशन। हाँ वहां भी आएंगे, ग्रेविटी भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी सर। एक्ट्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज नहीं है तो नहीं लगेगा। सही बात है। और गिवन बाय कूलम्स लॉ, जो शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, पढ़ा जो सर। कुछ चैप्टर पे है। सही है। और मेन बात इसकी इनफाइनाइट रेंज होती है, तो कितनी भी दूर तक लग सकता है। So basically it doesn't matter how far the charge is. No, it does matter. The value will change, but still the force will be non-zero. Okay. कुछ फोर्सेस जो हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं, वो लगते ही नहीं है, फिर इनकी रेंज ज्यादा है। रेंज रोवर भी रेंज तेरे यार भी, ये बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है सर। आगे चलते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है कॉजेस बीटा डिके। जो हमने बीटा डिके पढ़ा ना पिछले क्लास में, अल्फा उसको डीके कराने क्यों के। सर? क्या चीज? Why not alpha डीके? Why beta डीके? वाई नॉट तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा आंसर करना, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन कुल मिला के वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं बीटा। फिर वीक मतलब अल्फा डीके और वीक है ना बीटा से। अल्फा नहीं, वो एक अलग चीज है कि वो पेनिट्रेटिव नहीं है, और दैट्स नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द फोर्स इटसेल्फ व्हिच कॉजेस इट। पूरा अच्छा। मैकेनिज्म हमने कहाँ पढ़ा है? न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने डीप में, मैंने नहीं खुद ही पढ़ा नहीं है। पढ़ा वो। हाँ कहाँ पढ़ा हमने, तो बस सरफेस पे टच किया है ना। तो उतनी बातें हम नहीं आंसर कर सकते इस लेवल पे। उसके लिए तो प्रॉपर फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा आपको, या किताब से या नेट से अलग से पढ़ सकते हो, जरूरत नहीं है। कॉजेज बीटा डीके कैसे होता है, क्या होता है, वो तो हमने देखा है सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन। अंदर क्या चल रहा है ये थोड़ी ना हमें पता है एग्जैक्टली कैसे हुआ। तो पर हमें अब पता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके, यस। एंड दैट ओनली इट एक्ट्स ऑन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन सर, वो प्रोटॉन। अच्छा। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन भी ले सकते हो, और न्यूट्रिनो के साथ एंटी न्यूट्रिनो, दोनों एंटी पार्टिकल है ना एक दूसरे के। तो स्पेशली मेंशन कर सकते हो चाहो तो, बीटा पॉजिटिव डीके में ऐसा होता है। तो डिपेंड करता है, तो यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हमेशा इन्वॉल्व होते ही है, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। बेसिकली जो भी बीटा डीके के पार्टिकल है उस पे ये लगेगा। उसके अलावा इट हैज वेरी शॉर्ट रेंज। तो इसकी नाम रेंज से ही नहीं है, मालूम रेंज है। तो है। नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, वीक है बेचारा यार, वीक है अगला। 10 टू द पावर वीकनेस आ गई है डॉक्टर साहब। 10 टू द पावर -18 मीटर, इसका बहुत ही छोटा रेंज है एक्चुअली। तो शॉर्ट रेंज मतलब लिटरली बहुत ही छोटी वैल्यू है ये। न्यूक्लियर रेडियस भी 15 तक जाता है, तो 10 टू द नैनोमीटर से भी पावर। छोटा निकला यार, ये तो ये तो माइनस नैनो का भी नैनो है भाई, नैनो इंटू नैनो। पावर 9 होता है नैनो। हाँ सर। पावर 9 और इंटू पावर 9 हो गया, ठीक है।
बहुत ही छोटा है मतलब। और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिएक्शन फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, पहली बात तो ये कि इट इज मेनली अट्रैक्टिव, मतलब ज्यादातर अट्रैक्टिव रहता है ये, कभी कभी इतना अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर अट्रैक्ट ही करता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। एक्ट्स ऑन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखना। क्यों सर, वो कौन सा बाहर निकलेंगे यार, हम प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन? निकलते हैं, ओके। बिना बांधे तो वैसे भी निकल जाएंगे। स्पेशली क्योंकि कूलम फोर्स भी होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन में। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर तो डेफिनेटली ही बाहर जाएंगे। कूलम फोर्स नहीं होता तो भी कुछ तो बाइंडिंग फोर्स चाहिए ना, ऐसे ही पार्टिकल आपस में पड़े पड़े ना रहेंगे, ऐसे इधर उधर तो जाएंगे ही। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऐसा नहीं है कि इसके चारों तरफ ये शीट है, यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, हम वैसे ही बनाते हैं असली में कोई मतलब वहां पे कोई शीट नहीं लगी हुई। सर ये कोई काइंड तो ऑफ डीके नहीं है सर, ऐसा जैसे ऊपर बीटा डीके था, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई कुछ नहीं है? नहीं, ये डिके में नहीं मतलब यूज होता है, ये आपस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधने के काम आता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये इंटरेक्ट करेंगे सारे पार्टिकल्स आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है सर। और इसकी रेंज भी छोटी होती है, इसकी बट भी इतनी भी छोटी नहीं होती, मतलब छोटी तो होती है बट फिर भी वीक वाले से अच्छी है, 1000 गुना अच्छी है। -15। और -15 साउंड्स गुड ऑल्सो बिकॉज फेम्टोमीटर ही, यानी -15 ही आपका न्यूक्लियर रेडियस की रेंज होती है। न्यूक्लियस का साइज भी मतलब रेडियस ऑलमोस्ट उसी रेंज में रहता है। और लास्ट में जैसा कि आपने कहा ग्रेविटेशन, तो हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, नाम तो सुना ही हो। तो yes। अट्रैक्शन बिटवीन मासेस, इसमें कोई भी रिपल्शन का सीन ही नहीं है। नहीं सर, इसमें नहीं होता है। हाँ, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है डाउनवर्ड्स। डाउन। और अब तो भाई अलग बात हो गई, सन तो जो है अपवर्ड्स वो भी इधर करता है, है? अर्थ इधर है, तो ये डाउन है कि यहाँ पे क्या है, सन और अर्थ। पर हाँ, ग्राउंड पे कोई खड़ा है उसको डाउन खींचेगा, ये बात ठीक। वो तो और मालूम है सर, पर एटम्स की बात हो रही है तो वो क्या एटम में डाउन का कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं होता ना? ठीक है। एटम से एटम, पार्टिकल से पार्टिकल खींचता है। अब चाहे पार्टिकल अर्थ है या एटम है, वो उसी तरफ खींचेगा जिस तरफ पार्टिकल है। ओके सर। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे अर्थ का ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कोई बस आ रही है तो आप उसकी तरफ खींचे नहीं चले जाते, क्योंकि अर्थ आपको खींचे हुए है ऑलरेडी नीचे। हाँ सर। नेक्स्ट है इट्स अ वीक फोर्स, सो इनसिग्निफिकेंट। वीक कहाँ है सर? अच्छा। वीक इन द सेंस रिलेटिवली, अर्थ वाला जो आपको लगेगा अरे यार बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो बाहर नहीं जा सकता, वो अलग बात है, पर अर्थ का मास भी तो देखो आप कितना है। अगर आप कोई नॉर्मल बॉल या कुछ भी लोगे तो उसका तो फोर्स कुछ भी नहीं है। और चार्जेस अगर आप उस उतना ही चार्ज ले लो तो भैया वो तेरा फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो उस वे में वीक है, फॉर्मूला वाइज वीक है। F = G m1 m2 बाय आर स्क्वायर कंपेयर टू F = K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। सब कुछ ऐसे यूनिट में लोगे, जी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, 6.67 × 10⁻11, और के की काफी वैल्यू ज्यादा है क्या सर? काफी ज्यादा होती है। देयर इज अ 10⁻20 डिफरेंस इन द कांस्टेंट्स। तो एनीवे, इनसिग्निफिकेंट फॉर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, हाँ, जो कि ये चैप्टर ही है, तो इसमें हमें ग्रेविटी को देखना ही नहीं है। इनका मास ही इतना कम है एटम्स का, आपस में क्या ही फोर्स लगाएंगे। दूसरे फोर्सेस बतेरे हैं जो इनको इनकी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे,
ग्रेविटेशन विल नॉट वर्क। और ये भी इनफाइनाइट रेंज है, इसकी भी रेंज रोवर दी है। ये तो होना ही चाहिए यार, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमें नहीं पता भाई ऐसा होता है कि नहीं, बट ये तो हमें पता है सन कितना दूर है यार, सन भी हम पे लगा रहा है, तो इसकी तो होती ही होगी मतलब इनफाइनाइट रेंज। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी इनफाइनाइट रेंज होती है। रेंज इनफाइनाइट का ये मतलब है, तो फोर्स उस टाइम तक मतलब उतनी दूर तक उतना ही लग रहा है, नहीं फोर्स तो आर स्क्वायर से डिक्रीज हो ही रहा है। डबल डिस्टेंस कर दोगे तो 4 गुना कम हो जाएगा, ट्रिपल डिस्टेंस कर दोगे तो 9 गुना कम हो जाएगा, तो कम तो बहुत जल्दी होएगा ये, ऐसी बात नहीं है। बट सम थिंग्स आर सो लाइक सम ऑफ द फोर्सेस आर so fuddu in this matter, pardon my language, but the strong nuclear and weak nuclear force, they will not have any effect beyond this 10 to the power minus 15 or 10 to the power minus 18 meter range। मतलब फॉर्मूला ही नहीं लगता है, बोलते हैं जीरो ही है भाई, ये है ही नहीं है उससे बाहर। तो उसका उसका रीजन क्या है ये तो मैं नहीं जानता, बट हाँ ये है कि इसका रेंज बहुत 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 ही छोटा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ह्यूमंस को कुछ नहीं कर सकता है इन अ वे, हैं क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं कर सकता है ये रेंज। मतलब ह्यूमंस तो अफेक्ट हो ही रहे हैं अगर आप देखो ध्यान से। एटॉमिक और न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन, चारों ही फोर्स ह्यूमंस को अफेक्ट तो करते ही हैं। लेकिन अगर आप ये बोलो कि हमारे नॉर्मल डे टू डे लिविंग में अगर कोई न्यूक्लियर फोर्स कोई ऑब्जेक्ट आप पे लगाएगा, वो नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स अगर आप ऑब्जेक्ट को टच भी कर लोगे तो भी उसका जो न्यूक्लियस है वो आपसे इतना दूर है कि हाँ वो आपको न्यूक्लियर फोर्स आप पे लगा नहीं पाएगा। तो या योर आंसर इज यस, व्हाट यू वर सेइंग। और एक और बात, इसको हम और डिटेल में करेंगे बाद में डिस्कस अगले पोर्शन में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, अब ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों एक ही फोर्स हैं ठीक है, सेम फोर्स है जिसको इलेक्ट्रो वीक फोर्स अब बोलना चाह रहे हैं। इनफैक्ट लोगों की कोशिश काफी टाइम से यही रही है, यूनिफाइड थ्योरी जिसको बोलते हैं, कि चारों फोर्सेस की एक ही थ्योरी बनाओ यार, मतलब इतना अलग क्यों पढ़ना है इतना, क्या चीज इतना क्यों पढ़ना है, एक ही चीज पढ़ो ऐसे। नहीं उनको फायदा है ना, उनको मजा आ रहा है, किक मिल रही है फिजिसिस्ट को ऐसे करने में। हमें काम तो कुछ नहीं है, हमें तो बस पेपर में मार्क्स लाने हैं। मुझे पढ़ाना है और तुम्हें पढ़ के मार्क्स लाने हैं, हमारे तो इसी इतने ही काम का है, इससे ज्यादा कोई काम, बट किसी के काम का होगा भाई यूनिफाइड थ्योरी, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक नया क्या कहते हैं, लास्ट मंथ या लास्ट वीक था, हम्म आर्टिकल आया था, न्यू टाइप ऑफ फिजिक्स, हम्म मीम बना था उसका, स्टूडेंट्स भर गए थे। क्या क्या हो गया था? मीम बना था उसका सर। मीम? हम्म। क्या था, तूने डाला था मतलब आपने डाला था? नहीं मैंने नहीं, मैंने देखा है बड़ा क्या था। था उसमें मीम में? आप जाके इंटरनेट में बाद में सर्च करना, न्यू टाइप ऑफ फिजिक्स? न्यू टाइप ऑफ फिजिक्स मीम। चल करूंगा, टाइम मिलेगा वो भी। तो हम्म ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है कहीं बट देख रहा था सर, क्या कहते हैं, हम्म कहीं तो मतलब सेट्स जैसा दिख रहा था, प्रोबेबिलिटी लगाई थी, डज नॉट डिके डिकेज, वो क्या है सर? अच्छा, हाफ लाइफ और प्रोबेबिलिटी का वो चीज रिलेशन। यार मैंने सोचा मैं ना कराऊं, तुम कंफ्यूज ना हो, बट अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। छोटा सा पोर्शन था, आई थॉट इट्स बेटर टू स्किप इट। इस डायग्राम से समझ लो, सबसे आसान तो यही है जो इन्होंने बनाया हुआ है। कोई न्यूक्लियस है, जैसे हेड और टेल होता है, तो इस न्यूक्लियस को डिके होने का प्रॉपर्टी हाफ है, मतलब सॉरी, एक हाफ लाइफ टाइम पीरियड में इसके डिके होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो डज नॉट डिके के चांसेस कितने हैं? 1/2। हाँ और डिके वो भी हाँ।
हेड और टेल के तो जैसा ही है, सिक्के के जैसा, बट यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई है कि ये हाफ लाइफ में ही पॉसिबल है ये डिस्कशन। मतलब अगर आप कोई और टाइम पीरियड लेते हो, आप बोलते हो ये 1000 साल तक डिके ही नहीं होएगा, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर आंसर हाफ नहीं आएगा। आप उसके हाफ लाइफ के बराबर थे, वो 1 लाख साल ही क्यों ना हो, आप हाफ लाइफ में वो डिके होएगा कि नहीं, क्योंकि आधे न्यूक्लियर डिके हो ही जाने हैं। 1000 लोग हैं तो उनमें से 500 डिके हो जाएंगे, 500 डिके नहीं होंगे, 500 हेड आएंगे, 500 टेल आएंगे, लेकिन हाफ लाइफ में। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है सर। तो डिके होगा तो फिर ठीक है भाई, बाय बाय। और नहीं डिके हुआ रहने दो, मैं क्या तो दो बातें होंगी, फिर से डज नॉट डिके। इस चीज के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो भी सेम ही हो गया ना सर, 1/2 ही हो गया। फिर से हाफ प्रोबेबिलिटी है। और डिकेस सर नहीं सर, मैं पढ़ लिया हूँ सर, ये मैं बस ये आपको पूछना चालू करते कि इससे क्या? क्वेश्चन क्या आएंगे? इस पे भाई क्वेश्चन मुझे मिला ही नहीं वैसे तो, इसलिए मैंने सोचा कि क्या करना है इसको फिर आएंगे क्वेश्चन। नहीं? अच्छा, हम्म क्योंकि मैं अभी पढ़ लिया था कल, एक्चुअली मैं पढ़ रहा था ये आज से पहले। क्वेश्चन मैं सोच सकता हूँ, अगर आप पूछ रहे हो तो क्या आ सकते हैं। वो ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a nucleus decaying in 5 years if ऐसा half नहीं। life is 1 year? सो आप बताओ फिर, इसको करो, अब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सॉल्व भी करो। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ नहीं एन, क्या कहते हैं, एमसीक्यू में शायद पूछ सकते हैं, क्या ऑप्शन देंगे? मैं ऑप्शन दे दूंगा, कोई बात नहीं, नहीं पहले ऐसे मैं सॉल्व आपको करके। पूछ रहा था ऐसे ही। हाँ, कुछ भी आ सकता है यार ऐसे, हम अगर स्पेकुलेट करेंगे, अगर आपकी स्पेकुलेशन पावर बहुत अच्छी है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दो, फिर आप वैसे ही बहुत अमीर हो जाने हो बिना पढ़े। नहीं, पर आपकी स्पेकुलेशन अच्छी है ना, किसी की भी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी सोचता है कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है, प्रेडिक्ट नहीं हो पाता भाई कोई भी चीज इतनी आसानी से। हाउसिंग मार्केट का देख लो, सिर्फ 4 बंदे ने प्रेडिक्ट किया था। क्या चीज? हाउसिंग मार्केट 2008। हाँ, एक तो बिग शॉट वाला आदमी था, और भी वही थे मेरे 4 को लोग थे ना, हाँ 4 लोग थे। हम्म, हाँ मतलब अंदर की बातें अंदर वालों को ही पता है, हमें नहीं पता कि यार आईसीआईसीआई का जो टेक्नोलॉजी वाला स्टॉक है, या जो टेक स्टॉक्स जितने भी हैं इस साल, वो 200% क्यों बढ़ गए एकदम से, 100% क्यों, 150% बढ़ गए। बिटकॉइन जिनको जो पता होगा उनको पता होगा है। बिटकॉइन जो लोग लिए थे 2020 के जनवरी में, अभी बिलियनर बन चुके हैं, ऐसे समझ लीजिए। मतलब इतना इंक्रीज। मतलब 1.5 गुना बढ़ गया है तो 2.5 गुना हो गया है। अगर तुमने अगर 10 लाख भी डाले तो फिर उसके 25 लाख बन चुके हैं एक साल में। लेकिन ज्यादा बढ़ अभी गया। भी, और सुनो, अगर आप ग्राफ चेक करोगे ना, 1 मिनट लेता हूँ इधर बात करने में, अगर आप ग्राफ चेक करोगे तो लीनियर 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 ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा जैगेड तो होता ही है, स्टॉक या म्यूचुअल फंड जैगेड थोड़ा होता है सा ऐसे ऐसे, वो थोड़ा तो सा। होता ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते, बुलिश बेरिश थोड़ा थोड़ा होएगा। लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है 1 ईयर का जो चार्ट है। बट क्या है, अभी थोड़ा सा ऐसे सबसाइड हुआ है, बट मेन थिंग है, कोई कह रहा है ऐसे जाएगा अभी, कि ये नीचे। मार्केट है ना बहुत जोर से गिरेगा, क्रैश कौन सा जिसको बिटकॉइन बोलते हैं। वाला? नहीं, कुछ भी गिर सकता है, हाउसिंग मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट भी गिर गई थी, बिटकॉइन और सब कुछ गिर जाता है भाई ऐसे टाइम पे। और फिर क्या हुआ था, फिर ऐसे ऐसे जा रहा था, फिर कोविड आया, टैव, और फिर ये ऐसे चला गया। मतलब नोबडी वुड हैव प्रेडिक्टेड हियर। सबने अपने स्टॉक बेच दिए कि भाई डूम स्टे इज कमिंग एंड कंपनियां डूब जाएंगी और हमारे स्टॉक बर्बाद हो जाएंगे, और प्राइस गिरना शुरू हुआ, क्या सबने बेचने शुरू किए, विच गेव इट अ फर्दर इफेक्ट ऑफ मेकिंग द प्राइस लो, विच इज वेरी वियर्ड दैट once people start selling the price even goes further down। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, and then somewhere down the line started going up, people started buying again after having some confidence after 1 or 2 months, and then people got a very good deal here कि इनको बड़े सस्ते में स्टॉक मिल गए, और अब वो nobody would have predicted, I guess, गेम not no। स्टॉप $1,500 गेम पे। स्टॉप तो आपको पता ही है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड था, वो तो हाइस्ट थी वो तो एक तरह से। तो वो स्टॉक अपने आप नेचुरली नहीं गया है, उसको तो ऑर्गेनाइज करके लोगों ने जान के ऊपर लेके गए रेडिट हैं पे। बात। हाँ, रेडिट पे बात कर करके। ये नेचुरल है, मतलब नेचुरल भी अलग अलग तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक टूरिस्ट पूरी तरह से नहीं होगा, बट फिर भी इन्वेस्टर्स ने लगाए लगाए लगाए, और उसका स्टॉक जो है अब 150% बढ़ गया, यानी टोटल 250% हो चुका है अपनी इनिशियल वैल्यू का एक साल में ही। दैट काइंड ऑफ रिटर्न कहीं नहीं मिलता भाई, बिजनेस भी कर लो तो भी नहीं मिलेगा, अगर सक्सेसफुल बिजनेस भी हो जाए ना तो भी मुश्किल है, बिजनेस में ही मिल सकता है अगर आपका सक्सेसफुल हो जाए तो। ठीक है, तो एनीवे,
नाउ पीपल आर सेइंग अब डाल लो, एक साल से बढ़ रहा है तो और बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल। पीपल आर सेइंग दिस इज हाईली ओवर प्राइस, दिस इज अ रेड फ्लैग राइट हियर कि नाउ दिस स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी ओवर प्राइस्ड, व्हिच इज सेम। सैचुरेट ऐसे बन जाएगा, मतलब लोगों ने, हाँ मतलब ओवर प्राइस का मतलब यही है कि यार उसका जो इन्फ्लेटेड बन स्पेकुलेशन, जाएगा ज़्यादा। हाँ वो इन्फ्लेटेड है। अब आप मान लो आप दाल लेने गए और वो 2.5 गुना बढ़ी हुई है दाल के प्राइस, तो वो कभी तो नीचे आएंगे। सेम थिंग हैपन विद गोल्ड। प्याज का हो ही होता है हर साल। हाँ हाँ, तो वही तो फिर प्याज और दाल तो चलो यार मैं और तुम नॉर्मल लोग आराम से ले सकते हैं, चाहे कितना ही प्राइस बढ़ जाए। लोग रोते हैं अरे प्याज, यार मैं बोलता हूँ भाई प्याज ही तो है, खा ले क्या हो गया। हैं? पेट्रोल 900 पे हाँ पे, हाँ और पेट्रोल इलेक्ट्रिक भी नीचे गिर 90 गया, 100 जा रहा है, बट अभी मेरे को नीचे गिर फर्क गया। कम पड़ता है आपकी पेट्रोल से। इलेक्ट्रिक है क्या सर? क्योंकि नहीं मेरी इलेक्ट्रिक नहीं है, मैं मेरे पास एक पोलो है डीजल, लेकिन मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ इतनी। मेरे को सिर्फ जिम जाना होता है, तो मैं जिम बाइक पे जाता हूँ, मेरे पास पल्सर भी है। तो मैं तेल और पार्किंग और झंझट और गाड़ी की डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा बचाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को इनकन्वीनियंस रोज दे ही देता हूँ ठीक है, क्योंकि एनुअल लेवल पे सोचोगे तो बतेरी सेविंग है उस चीज में। चिंदी पंती बोल सकते हो, बट यार 100 रुपए का तेल तो जलता ही है जाने आने में। नहीं, बाइक पे जाओगे तो 20 रुपए का जलेगा, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 3,000 टाइम्स आपने 30,000 रुपए हो गए, विच इज अ डिसेंट अमाउंट। यू कैन लेट गो ऑफ दैट वन लग्जरी, और जब गाड़ी की जरूरत होती है तो लेके जाते हैं कहीं भी हो, वट एवर इज रिक्वायरमेंट। तो हाँ, ऐसे है। बस मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, एक चीज और बताऊंगा, गोल्ड के साथ भी यही हुआ था। गोल्ड जब हाउसिंग गोल्ड मार्केट तो खरीद के के टाइम, रखा हुआ है हमने, ऐसा ई गोल्ड मैंने बोलते हैं ना। एक्चुअली ई गोल्ड मत लो, मैं दोबारा बोल देता हूँ, क्यों बता सर? देता हूँ मैं, बता रहा हूँ। ये मैंने परसों नहीं एक हफ्ते पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी बड़ी अच्छी, तब मेरा इंटरेस्ट ज्यादा स्पार्क हुआ इसमें। गोल्ड जो ई गोल्ड आप लेते हो, जो भी पेपर गोल्ड जिसको बोलते हैं, वो आपने ले लिया, दे विल नेवर डिलीवर गोल्ड कैश टू यू, दे विल ओनली डिलीवर द प्राइस ऑफ स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड। तो अगर स्पॉट प्राइस बढ़ता जा रहा है और आपने इसको बेचा तो आपको कैश उसके बदले में मिल जाएगा। सो बेसिकली दैट्स लाइक द स्टॉक मार्केट, यू आर स्पेक्यूलेटिंग कि कल को इसका प्राइस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। लेकिन गोल्ड इज अ हेज, नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बट लाइक प्रॉपर्टी और एनी अदर सॉलिड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट यू नो क्रैश, मार्केट क्रैश एज वेल एज फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश। तो अगर देर तो इज करके हाई, रखता है। नहीं समझो ना, जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई, हाइपर गोल्ड का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नहीं होता है ऐसे इतना। गोल्ड नहीं बोल रहा हूँ, गोल्ड की वैल्यू तो रिटेन रहती है मोर और लेस। मैं कह हाँ। रहा हूँ इंडियन रुपए अगर इन्फ्लेट होके उसकी ओ, वैल्यू गिर गई, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब तो उसके अगेंस्ट प्रेशियस मेटल्स काम आते हैं कि मान लो 10 साल 20 साल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है थोड़ी थोड़ी करके भी, तो आपका पैसा मरता जा रहा है मरता जा रहा है मरता जा रहा है, समझ रहे हो। जो समझ गया। आपको डिजिटल गोल्ड में जो आपको रिटर्न मिल रहे हैं दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। एवरी ईयर थिंग्स आर बिकमिंग लेट्स से हाफ द प्राइस, नॉट एग्जैक्टली इन्फ्लेशन फिगर्स आर फाइव मैंने गूगल परसेंट पे पर लिया था ना गोल्ड ऐसा। हाँ हाँ, वो ऊपर ही जाता है ऐसे एक्सपोनेंशियली। तो हम्म। गोल्ड का प्राइस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसकी वैल्यू मोर और लेस सेम रहती है, बट बारिंग फिजिकल सम। गोल्ड इज नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड। फिजिकल गोल्ड तो आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है, उसकी वैल्यू आज मान लो 50,000 है, तो कल उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट होके प्राइस प्राइस तो तुम्हें वही मिलना है। बट मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो डिजिटल गोल्ड है, दे मे नॉट बी एबल टू पे यू इन द केस ऑफ अ अच्छा। क्रैश। हाँ हाँ दैट्स द हाँ। ओनली थिंग। तो अगर आपको बहुत ही पेसिमिस्टिक होके और बिल्कुल सेफ्टी के लिए करना है, तो फिर आपको फिजिकल गोल्ड रखना चाहिए। बहुत सारे केसेस में, जर्मनी में जब दिक्कत हुई थी या जिम्बाब्वे में जब प्रॉब्लम आई थी, तो गोल्ड वाज अ वेरी गुड hedge अगेंस्ट दैट हाइपर इन्फ्लेशन। तो कैश में तो पैसा रखना नहीं चाहिए ज्यादा, सिर्फ यूजेज के लिए रखो जितना भी, 1 साल 2 साल, थोड़ा फालतू भी रख सकते हो, बट कैश के अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में गोल्ड, गोल्ड फिजिकल गोल्ड इसमें ले रहे हो तो ठीक है, बढ़ता रहेगा। फिर कल को अगर ये कोई दिक्कत देते हैं, 10 लाख का तुमने गोल्ड इनसे ले रखा है डिजिटल, एंड दे आर नॉट एबल टू पे यू, देन इट इज नॉट इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, you ठीक know है। so yeah, anyway, that's why physical gold, even though you have to pay more and then you have to store it physically at your house or in a locker, probably in your house is the safest place for you. So that's the problem with it, making charges taxes वो सब होता है। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लेशन से और ओवरऑल किसी भी क्रैश से, उसके लिए गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है, यू नो। और फिर मजा भी तो आएगा, फिजिकल गोल्ड हाथ में होएगा तो मजा नहीं आएगा। ऐसे ऐसे चलो कर। ठीक है क्या। नहीं चलो, मैं एप्पल के बारे में बोलने वाला था अभी। हाँ बोलो बोलो, चलो अब तो हो गई क्लास, तो बताओ क्या कह रहे थे। एप्पल का नहीं, अभी उसका गिरना मुश्किल हो गया है एप्पल का अभी। एप्पल का स्टॉक,
हाँ नहीं, एप्पल का स्टॉक गिरा तो था, आपने देखा था। इतना नहीं सर, अभी फिर से राइज अप करेगा, पर मतलब करेगा नहीं, कर चुका है। एक्चुअली एक चीज अब देखो, डिस्कशन हो रहा है, मैं क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में लिख के और फिर एक बात मेरे को करनी है उसकी ओके। बताता हूँ मैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ अ न्यूक्लियस, यस। आसान फिगर देता हूँ, इन 4 आवर्स इफ हाफ लाइफ इज 1 आवर। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, इसको आप कल करके लाना। लेकिन जो आप कह रहे थे एप्पल का स्टॉक या एक्सेट्रा, जो भी है, हाँ। हाँ, स्टॉक में प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो एक कंपनी ने अपने 100 स्टॉक इशू किए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होते तो ज्यादा है, 100 शेयर इशू कर दिए, 1-1% अपनी कंपनी की वैल्यूएशन सबको दे दी, ठीक है। 1%। आपने, आपके पास जितना भी फंड था, आप 1% स्टॉक यानी एक स्टॉक एप्पल का या किसी भी XYZ कंपनी का ले लेते हो, तो वो पैसा जो है डायरेक्टली आपने एप्पल को दे दिया। एप्पल इज हैप्पी कि उसने अपने प्रॉफिट या अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट। शेयर बेच दिया, और उसको पैसे मिल गए IPO में, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके बाद ये स्टॉक जो है ना कॉन्स्टेंटली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो मतलब इट्स ऑल अ ग्रेटर फूल थ्योरी काम आ रही है कि पर्सन ए को लगता है कि आज मैं स्टॉक $100 में खरीद रहा हूँ, कल को मेरे को ये ज्यादा में बिक जाएगा। तो पर्सन भी बोलता है आज मैं स्टॉक $150 में खरीद रहा हूँ, कल को ये मेरे को ज्यादा में बिक जाएगा। पर्सन सी बोलता है आज मैं स्टॉक $150 का खरीद रहा हूँ, कल को ये $200 में बिक जाएगा। तो इसलिए स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, इसलिए नहीं कि एप्पल जो है ना बहुत अच्छा काम कर रही है, एप्पल के प्रॉफिट्स बहुत हो रहे हैं, डिविडेंड आते हैं, वैल्यूएशन प्रॉफिट से भी बढ़ती है, री इन्वेस्टमेंट से भी बढ़ती है, बट दोज आर माइनर फैक्टर्स। सो अ कंपनी बीइंग गुड, the price going up is the main reason is investors are confident in the company कि ये मेरे को कल 250 का होके मिलेगा। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है लास्ट में अगर तुम अपने स्टॉक ना बेचो तो उसके बदले में पैसे तुम्हें कैसे मिलेंगे, कंपनी के खरीदने पे या कंपनी के शट डाउन होने पे? और अगर कंपनी शट डाउन होगी तो यू विल गेट पेनीज फॉर योर डॉलर्स मैन। अगर तुमने $500 इन्वेस्ट किए हुए हैं तुम्हें शायद $50 ही मिले। कंपनी का एक्चुअल जो पोर्टफोलियो होता है, देयर लिक्विडिटी, देयर एसेट्स जितने भी हैं उनके पास, वो 10% भी नहीं होंगे उनके मार्केट वैल्यूएशन के। दे हैव नॉट, एप्पल पार्क है, बहुत सारी चीजें एप्पल के पास, तो ओवरऑल यस, बट द स्टॉक प्राइस एंड द मार्केट वैल्यूएशन इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ द अल्टीमेट वैल्यू of the company's assets, not even the earning potential that they can provide to you via say dividend या कोई भी XYZ तरीके जिससे आपको, मोस्टली डिविडेंड ही होता है अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। तो कुल मिला के लोग सिर्फ स्टॉक्स इसलिए खरीदते हैं कि कल को कोई मेरे से ये ज्यादा महंगे में खरीद लेगा। ठीक है, और जो कि होता भी है फॉर सम रीजन, बट इन द एंड इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। if you buy from the secondary market a stock, the only thing you can hope is that tomorrow it will sell for a much higher मच price. हायर प्राइस। तो उसी लिए रिस्क रिस्क होता है स्टॉक्स में, छोटे टाइम के लिए तो बिल्कुल है, और लंबे टाइम में फायदे के चांसेस होते हैं। सो कम यू है। कैन नॉट स्पेक्यूलेट, यू डोंट नो। अभी मैंने डाल दिए थे, आई थिंक मेरे पास स्पेयर पड़े हुए थे $80,000, और मैंने $60,000 डाले म्यूचुअल फंड में, जिसमें जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं जिनको बहुत सेफ बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आप लिटरली, वो फंड्स होते हैं कि उसका जो बॉयल डाउन टू दिस थिंग कि आपने उसको पैसे जो PSU को दे दिए या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए लोन जो फंड्स देते हैं उनके, वो म्यूचुअल फंड में पैसा एक तरह से जाता है ओवरऑल। ये पिक्चर है बड़ी, लेकिन that used to go at 9%, and now it went like this for like 3-4 months. So I took my money out, and then it jumped like this, and now again it's something like, so you don't know man. I mean इतने 10 साल से ये नहीं बदला था, लेकिन अब ये फ्लैटन हो गया था, कोविड या जो भी रीजन हो, फिर इंटरेस्ट रेट चेंज हुए तो एकदम से ये कुछ डिसेंट अंडरस्टैंड। अमाउंट ऊपर, हाँ, एकदम से उठ गया, फिर दोबारा वो फ्लैटन होएगा अभी। और स्टॉक्स का तो कह ही नहीं सकते, लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ओवरऑल ऊपर जाने की संभावना रहती है। ठीक है, लेकिन मैंने उस रिस्क को नहीं लेना उचित समझा कि जब मैंने पैसे डाले थे ICICI वाले में, अभी मेरे को, मैंने 60 उसमें डाले थे सेफ्टी के लिए, 20 इसमें डाले थे प्रॉफिट के लिए। मैंने सोचा 20 चले भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन बिलीव मी यू, वो स्टॉक ऐसे, वो म्यूचुअल फंड ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, 12 फरवरी से लेके सम XYZ हफ्ते भर में वो मेरे 20,000 के 19,200 रह गए थे। तो मैंने सोचा यार कोई नहीं, फिर चला जाएगा, लेकिन मैंने पढ़ा, यूट्यूब पे भी आया कि मार्केट इज अबाउट टू क्रैश, इट इज हाईली ओवर वैल्यूड। मेरे को वो चीज एक्चुअली रेजोनेट करी,
प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट करेक्शन इज अ रियल थिंग। जब कोई चीज ओवर वैल्यूड होती है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कभी ना कभी वो वापस अपने नॉर्मल प्राइस पे आएगी। तो इसलिए मैंने पिछले साल भी गोल्ड वाला आपका जो डिजिटल फंड है उसमें पैसे डाले थे, लाइक इट गोज अप लाइक दिस। मुझे लग रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, एंड देन आई एम लाइक एक मिनट, ये 5 साल से तो गोल्ड 3,000 पे पड़ा हुआ था पर ग्राम, और अब ये हो रखा है 5,000 का। तो मतलब क्या चांसेस है कि ये ऊपर ही जाने वाला है? मोस्ट लाइकली ये नीचे आएगा, ऑलरेडी ये ओवर प्राइस्ड है फॉर सम रीजन, मार्केट क्रैश और एटसेट्रा। इसलिए गोल्ड पे लोग भरोसा करने लगते हैं और उसे भरोसा उठता है जब तो। और फिर वो हुआ, नॉट दैट इंटेंसिव, मतलब इतना इंटेंस नहीं हुआ, बट 5 का 4500 हुआ। तो मैंने यहाँ पे निकाले थे, तो मैंने आपको खुद को बचा लिया एक तरह से इधर। तो और इधर मैंने नुकसान खा लिया। 60,000 का 60,000 65, और 19,000 20,000 का 19,200 तो ओवरऑल समझो, मतलब लंबे टाइम में डालना है तो डाल के भूल जाओ, फिर हो सकता है कुछ फायदा हो। या भूल बट जाओ दिस बस, इज मतलब 10 में डाल के भूल जाओ। basically if you can need that money in an year or two, then there is no guarantee that you'll have a profit in the mutual fund or stocks either way, right? But there is a high probability कि आप 10 साल या 20 साल के टाइम होराइजन में पैसे को डालोगे तो वो आपको डिसेंट रिटर्न दे देगा। यस ये, हाँ ये होता है। फिर बट देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात आ जाती है यार, मतलब आपने अपने लाइफ सेविंग्स, आप उससे अच्छा कोई प्रॉपर्टी ले लो जहाँ पे आप रहना चाहो, या फिर आप कुछ और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे फिर ऑप्शन आ जाते हैं। इसलिए वहां पे फिर, लेकिन डालना है तो लंबे टाइम के लिए डालने में फायदा है, या फिर आप पूरा डे ट्रेडिंग करो अगर आप में दम है तो। डे ट्रेडिंग करो, अरे ऊपर गया बेच दो, नीचे गया छोड़ दो, वो कर लो फिर, नहीं तो ठीक है। वो तो एनीवे हाँ। एक मैंने मीम देखा था, क्या कहते हैं, गेमिंग हम्म कंपटीशन था 2007 2003 4 5, मुझे मालूम नहीं कोई भी था। हम्म फर्स्ट प्लेस $100, सेकंड प्लेस नहीं, हम्म फर्स्ट प्लेस $200, सेकंड प्लेस हम्म $150, थर्ड प्लेस हम्म $100, हम्म फोर्थ प्लेस टू 10th प्लेस 200 हम्म बिटकॉइंस। सही है सही है। आई वुड लाइक टू बी 10th प्लीज। ठीक है। तो कह नहीं सकते, आपको पता था कि टेस्ला का स्टॉक ऐसे जंप मारेगा, या अमेजोन का स्टॉक ऐसे जंप मारेगा, या इवन एप्पल का भी कह नहीं सकते थे जब अगर एप्पल मालूम अपने। होता तो फिर सब इन्वेस्ट कर तो लेते। यही तो स्पेकुलेशन की बात है भाई, हाउ विल यू स्पॉट अ मल्टी बैगर? और बिटकॉइन ऐसे जाएगा, या तो कोई भी नहीं कह सकता था यार। बिटकॉइन अगर पता होता लोगों को तो कोई भी ना देता भाई इन 200 को बिटकॉइन, या 2.200 भी ना देते, ठीक है। तो कुल मिला के you cannot say, some things are very volatile like the stock market or the bitcoin cryptocurrency in general। तो इन चीजों में डाल के भूल जाओ, और फिर डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 10 साल तक भी प्रॉपर रिटर्न, क्योंकि फ्लैट हो रखी थी टेक्नोलॉजी वाला जो म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्फोसिस टीसीएस ये सब है, ऐसे फ्लैट चल रहा था कई सालों से। तो मैं क्यों डालूंगा? लेकिन अभी गिरा और लोगों को लगा रहे कोविड कोविड कोविड, वर्क फ्रॉम होम, टीसीएस अप, टीसीएस। इन्फोसिस अप, सब कुछ अप। ये जो मेन इनके प्लेयर्स है टीसीएस, इन्फोसिस और जितने भी आप सोच सकते हो सब टेक दोस्त मेरे वहीं कंपनीज। काम करते हैं। हम्म। हाँ मतलब बेसिकली उनका स्टॉक तो इसीलिए ऊपर गया ना, लोगों को लगा हाँ यार इन्हीं कंपनीज में फ्यूचर है, अब तो वर्क फ्रॉम होम कम से कम कुछ टाइम तक का। ठीक है। नैस्डैक जो मतलब सबसे बड़े टेक स्टॉक्स हैं यूएस के, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, टेस्ला आई थिंक इज आल्सो इन्वॉल्व, एडोबी, ये सारे स्टॉक्स जो है, आई मीन टेस्ला नहीं है शायद, ओनली आई डोंट नो, मतलब ये टेस्ला भी है। टेस्ला तो नेस ऑटोमोबाइल आप सेक्टर में नैस्डैक आता सर्च है। करना एक बार, ठीक है। नैस्डैक अच्छा स्टॉक है, मैं उसमें डालना चाहता हूँ, बट सुना हुआ इसका भी है। यही है। 2000 1990s में डॉट कॉम बबल आया था जिससे ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई थी नैस्डैक की, ठीक है। और सारी टेक स्टॉक्स है ना ऐसे ऊपर बूम कर गए थे, और फिर वो ऐसे आया था, क्रैश हो गया था फिर स्टॉक बबल जब बर्स्ट हुआ 2002 के आसपास। और फिर वो ऐसे मतलब नॉर्मल 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 जो रिटर्न होते ही, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स जिनको मैं बोलता हूँ, जब भी या क्या कोई भी। आई थिंक हम्म लाइक आफ्टर अ मार्केट क्रैश, हम्म एक साल या जो भी थोड़ी देर बाद, देन इट्स अ हम्म। गुड टाइम टू पुट इन। हाँ वो तो उसको तो टाइमिंग द मार्केट बोलते हैं, तो मैं भी उसी की वेट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार चल बढ़िया है, आईसीआईसीआई बहुत ऊपर चला गए टेक्नोलॉजी वाले, अच्छी बात है। लेकिन भाई मैं अब डालूंगा तो मैं बेवकूफ हुआ। ठीक है, अब मैं डालूंगा तो पहले डालता तो अच्छा था, हाँ 4 महीने पहले 6 महीने पहले। अब मुझे नहीं पता, कई लोग बोलते हैं क्या पता 10 साल तक भी ना गिरे, तुम कह नहीं सकते, लेकिन अब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यह बहुत अनस्टेबल, रेडियो एक्टिव हो गया इस टाइम पे स्टॉक, कभी भी बर्स्ट हो सकता है। तो नैस्डैक भी यही हो रहा है, नैस्डैक अभी रिसेंटली बूम मारा था कुछ टाइम पहले, ऐसे नीचे आया थोड़ा सा, लेकिन लोगों को लगा अरे क्रैश हो गया, फिर लोगों ने फिर खरीद लिया, अब ऐसे जा रहा है दोबारा। तो ये 2002 का डॉट कॉम बबल फिर से
यहाँ पे मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इज द मार्केट इन द बबल, डू वी हैव एन एसेट बबल हियर, No one never knows. इज द मार्केट गोइंग टू क्रैश? इस Too पे many. आप अगर सर्च करोगे तो आपको काफी डिसेंट आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे, एंड आई एम फॉर दिस आर्गुमेंट। हालांकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट, मैं ये भी मानता हूँ, बट अभी डालना वुड बी रियली स्टूपिड थिंग टू डू, मतलब हाईली ओवर प्राइस्ड इस टाइम। तो एनीवे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो यार गोल्ड का 1 kg का बार ही लेके बैठ जाऊंगा। मेरे को दिक्कत, या केजी का बार नहीं, कॉइन ले लो, आराम से जाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वही है, मेकिंग चार्ज, टैक्स, तो फिर आदमी सोचता है चलो देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इज अ टफ थिंग टू डू, आई थिंक। तो वही है। Crypto is एफडी always better than stock, no sir. क्या? Crypto is better than stocks. नहीं, क्रिप्टो में तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि भाई क्रिप्टो भी बहुत डेंजरस है। मतलब बिटकॉइन जो है उसकी नहीं, कुछ बिटकॉइन परसीव्ड को वैल्यू, छोड़ के भी मतलब इरेडियम चलो में इथेरियम है, डोज कॉइन है, या दो भी। डोजकॉइन तो अभी बच्चा है। अरे डोज कॉइन को तो इलोन मस्क ने ऊपर उठा दिया। ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी मान भी लो कोई इसका भी, शायद आई थिंक 1 रुपये। इथेरियम बेटर माना जाता है बिटकॉइन से भी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ऑल, बट इथेरियम की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जस्ट लाइक मनी, इथेरियम इटसेल्फ डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू। जब तक लोग उसको वैल्यूएबल मान रहे हैं, उसकी उतनी वैल्यू है। अगर कल को किसी भी रीजन से इथेरियम से लोगों का भरोसा उठ जाए, तो फिर इथेरियम की वैल्यू प्लमेट होने में कुछ भी टाइम लगेगा। तो हाउ कैन यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन अ क्रिप्टो करेंसी? मे बी फॉर फन, फॉर किक, यू कैन डू दैट, या आपको लिटरली बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करने होते हो, दैट्स द मेन रीजन व्हाई यू वुड हैव टू होल्ड दिस। बट जस्ट टू स्टोर इट फॉर वैल्यू पर्पसेस, कि कल को ये बढ़ेगा, तो छोटा अमाउंट डाल दो, आपका टोटल पोर्टफोलियो का 1%, एंड इफ यू आर रियली क्रेजी तो 10%, जैसे टेस्ला ने किया है, तो डाल दो। लेकिन यू कांट। ओके, कूल।